हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। इस वीडियो में हम टेंशन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स देखेंगे। एंड टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आप जनरली फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स जो है ना, अपार्ट फ्रॉम रशिया, उसके बारे में, इंक्लूडिंग रशिया, अपार्ट फ्रॉम रशिया नहीं, इंक्लूडिंग रशिया, जो उनमें टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रहे आज़ाद होने के बाद। आज़ाद मैं वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यूएसएसआर ब्रेक हो गया और ये डिफरेंट कंट्रीज बन गए हैं। तो डिफरेंट कंट्रीज बनने के बाद भी काफ़ी टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स रहे। हमेशा दोस्तों एक चीज़ याद रखिए कि जब भी कोई देश आज़ाद होता है तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। इस मामले में आप भारत को बहुत ज़्यादा क्रेडिट दे सकते हो। इस मामले में आप नेहरू, गांधी, वल्लभ भाई पटेल एंड बाकी जो लीडर्स थे उनको काफ़ी क्रेडिट देना बनता है, क्योंकि इंडिया में ये इश्यूज नहीं हुए। इंडिया में इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन 3 साल तक बना और बड़ा अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे तो इसका आंसर आपको ऐसे देना है। ठीक है, काफ़ी स्टेबल, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन बना है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि भारत एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। तो इसके लिए हमें क्रेडिट देना चाहिए। और बाकी कंट्रीज में जो सिचुएशन है वो हमें ये चीज़ें रियलाइज कराती हैं, ठीक है, जो आज हम शायद थोड़ी सी भूल गए हैं। चलिए देखते हैं। इसमें मोस्ट ऑफ द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स आर प्रोन टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मैनी हैव हैड सिविल वॉर्स एंड इंसर्जेंसीज। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि दो तीन ही ग्रुप्स होते थे, उसमें लड़ाई हो जाती थी। एक थ्योरी है पॉलिटिकल साइंस में और हिस्ट्री में दोस्तों कि इंडिया में इतने सारे डाइवर्स ग्रुप्स हैं कि यहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट हो ही नहीं सकता। एक रीजन ये कहा जाता है। हाँ, आजकल थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो गई है कि लोग गुटों में बट गए हैं, एक सेक्शन ये, एक सेक्शन वो। तो आज थोड़ी सी सिचुएशन डेंजरस है मे बी, बट जनरली देखे तो भारत काफी डाइवर्स नेशन है। तो ये मतलब कितने पार्ट्स में भागोगे, है ना, मतलब ये एक चीज हेल्प भी कर देती है भारत को, है ना। तो एक थ्योरी है, राइट। बाकी कंट्रीज में क्या है कि दो तीन सेक्शंस में लोग डिवाइडेड है। जैसे आप इन कंट्रीज में देखोगे कि दो तीन सेक्शन में लोग डिवाइडेड है और उनको एक पर्टिकुलरली चाहिए ही चाहिए कि हाँ, हमारा जो पार्ट है बिल्कुल अलग हो। जैसे हम पाकिस्तान का एग्जांपल लें तो पाकिस्तान उर्दू स्पीकिंग, ठीक है, जो आपका वेस्ट पाकिस्तान था, और ईस्ट पाकिस्तान जो था वो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स थे। तो क्लियर डिमार्केशन था दो पार्ट्स में। और फाइनली क्या हुआ अंजाम कि दो पार्ट्स में वो डिवाइड हो गया, है ना। तो दो पार्ट्स और तीन पार्ट्स में जब हो तो थोड़ा सा ज्यादा डेंजर होता है कंट्री के डिवाइड होने का। ये एक थ्योरी है। अगर आपका कंट्री काफी डाइवर्स है तो आपके डिवाइड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये भारत के लिए एक एडवांटेज भी कहा जाता है। तो ये प्रोन टू कॉन्फ्लिक्ट, सिविल वार, इंसर्जेंसीज आपको दिखेंगे कि जैसी रिपब्लिक्स बनेंगे। कॉम्प्लिकेटिंग द पिक्चर इज द ग्रोइंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ आउटसाइड पावर्स। आप साथ साथ ये भी देखेंगे कि ये जो नए रिपब्लिक्स आजाद हुए, नए रिपब्लिक्स मतलब ये यूरोप की जो कंट्रीज थे, एस्टोनिया, लातविया, ये तो काफी स्टेबल आपको दिखेंगे। लेकिन ये जो चेकोस्लोवाकिया अब कंट्री बनेंगे, उसके बाद आपके सेंट्रल एशिया के ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान बनेंगे, इसमें आपको दिखेगी कि काफी इश्यूज रहेंगे। लोग एक दूसरे से थोड़ा सा ये ये चाहेंगे कि एक तो हम डिफरेंट रहें, मतलब हमें अपनी डिफरेंट आइडेंटिटी मिले, राइट, हमारा कंट्री अलग हो। उसके बाद आप सेकंड चीज क्या देखोगे कि आउटसाइड पावर्स की इन्वॉल्वमेंट इन सेंट्रल एशिया के कंट्रीज में। आउटसाइड पावर्स का मतलब क्या है? जैसे चाइना का इन्वॉल्वमेंट, जैसे यूएसए का इन्वॉल्वमेंट आपको यहाँ पे दिखेगा, रशिया का इन्वॉल्वमेंट तो काफी ज्यादा दिखेगा इन कंट्रीज में। तो ये पिक्चर को थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देगा। चलिए समझते हैं इसको, ठीक है, एग्जांपल्स के साथ, क्योंकि जब भी ये बातें कहेंगे एग्जांपल्स देना जरूरी है। इन रशिया टू रिपब्लिक्स, एक तो चेचन्या एंड दगेस्तान, हैव हैड वायलेंट सेशनिस्ट मूवमेंट्स। तो काफी ये बोलते थे हमें अपना कंट्री चाहिए, आज तक अपना कंट्री तो बना नहीं। Moscow's methods of dealing with the Chechen rebels and indiscriminate military bombings have led to many human rights violations, but failed to deter the aspirations for independence. अभी भी चेचन्या के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। और वो जो जिस तरीके से रशिया ने डील करा वो भी अच्छा नहीं था। क्योंकि आप हमेशा याद रखिए कि इन चीज़ों को हमें गांधीयन मेथड से डील करना होगा, क्योंकि वो अपने लोग हैं। आप कभी भी जब उन पे बमबारी या वायलेंस करोगे तो वो चीज़ अच्छी नहीं है, ह्यूमन राइट वायलेशन होंगे, फिर वो आपके बम फाड़ेंगे, है ना। तो ये चीज थोड़ी रशिया ने गलत करी उनके साथ, दगेस्तान और चेचन्या के साथ, की काफी ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन दिखेंगे। और आप दोस्तों अगर विकिपीडिया पे वगैरह इन सब के बारे में पढ़ोगे तो आपको बहुत ही सैड स्टोरीज दिखेंगी। ऐसे बोस्निया की भी काफी सैड स्टोरी है जो आप कभी पढ़ सकते हो ऑनलाइन। बहुत ही सैड स्टोरी, मतलब वो होता है ना कि गॉड से विश्वास हट जाना, इंसानियत से विश्वास हट जाना, ऐसी स्टोरीज हैं, राइट। कभी आप इनके बारे में रीड करें तो। इन सेंट्रल एशिया, तजिकिस्तान, तजिकिस्तान आपको पता होना चाहिए, वन ऑफ द 5 कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एशिया है। इसमें सिविल वॉर ही चलती रही 10 सालों तक। विटनेस्ड अ सिविल वॉर दैट वेंट ऑन फॉर 10 years टिल 2001। आज तजिकिस्तान काफी स्टेबल है, भारत के साथ भी इसके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो रहे हैं।
तजिकिस्तान की कैपिटल क्या है, ये कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए। द रीजन एज अ होल हैज मैनी सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट्स, तो इसमें आपको काफी सारे सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट्स दिखेंगे, राइट। इन अजरबैजान प्रोविंस ऑफ नगोर्नो कराबख, तो अजरबैजान एक कंट्री है, उसके प्रोविंस में, जो ये प्रोविंस का नाम है नगोर्नो कराबख, सम लोकल अर्मेनियंस वांट्स टू secede एंड जॉइन अर्मेनिया। secede का मतलब होता है कि हम अपना कंट्री तोड़ना चाहते हैं, और ये वाला जो पार्ट है, हम या तो इसको इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं या किसी और कंट्री से मर्ज करना चाहते हैं। तो अजरबैजान के काफी लोग अर्मेनिया से मर्ज करना चाहते हैं। अब जॉर्जिया देख लेते हैं। जॉर्जिया भी एक कंट्री है। इन जॉर्जिया द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस हैज कम फ्रॉम टू प्रोविंसेस रिजल्टिंग इन ए सिविल वॉर, तो यहाँ पे भी अच्छी खासी सिविल वॉर हुई जॉर्जिया में। देयर आर मूवमेंट्स अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग रेजिम्स इन यूक्रेन, किर्गिस्तान एंड जॉर्जिया, तो वहाँ पे जो उनके जो नए नए शासक बने उनके लिए मूवमेंट हो गई कि हाँ जी ये तो अजीब ही लोग हैं कि प्रेसिडेंट की गद्दी पे बैठते हैं और हटते ही नहीं, तो यहाँ के जो लोग, तो यहाँ के कानून थोड़े से ऐसे थे। तो यूक्रेन में भी ये इश्यूज हुए थे, ठीक है, और यूक्रेन में थोड़ा सा रशिया ने भी हाथ अपना इन्वॉल्व करा था उस टाइम में, ठीक है। यूक्रेन में और इन सब रीजन्स में ही रशिया ने अच्छा खासा इंटरफेरेंस तो करा ही है। कंट्रीज एंड प्रोविंसेस आर फाइटिंग ओवर रिवर वाटर्स, तो पानी किसको मिलेगा, जैसे तमिलनाडु केरल लड़ते रहते हैं, हरियाणा पंजाब लड़ते रहते हैं भारत में, ये कंट्रीज के बीच में लड़ाई होती है। और ये रिवर के ऊपर जो लड़ाई है वो थोड़ी सी बंदूक, मतलब हमारे तो स्टेट्स के बीच में लड़ाई हो रही है कि, तो वायलेंस इतना नहीं है वहाँ, तो लड़ाइयाँ कंट्रीज के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं रिवर वाटर्स के लिए, है ना। ऑल दिस had led to instability making life difficult for the ordinary citizen, और इन कंट्रीज को सही से जो इनकी पोटेंशियल है उस पर ग्रो करने भी नहीं दिया ये कॉन्फ्लिक्ट्स ने, है ना। The Central Asian republics are areas with vast hydrocarbon resources which have brought them economic benefit। ये आप नोट कर लीजिए कि ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं इसके अंदर 5 कंट्रीज आते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, पांचों कंट्रीज के अंदर अच्छे खासे हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज हैं। साथ साथ इनके पास यूरेनियम रिजर्व भी है, स्पेशली कजाकिस्तान के पास। तो इससे काफी इनको एडवांटेज मिला है क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं और ये सेल करते हैं, अच्छा खासा पैसा आता है। सेंट्रल एशिया हैज ऑल्सो बिकम अ जोन ऑफ कंपटीशन बिटवीन आउटसाइड पावर्स एंड ऑयल कंपनीज। तो जब ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं तो एक डिसएडवांटेज ये होता है कि बाकी जो प्लेयर्स हैं वो आप में काफी इंटरफेयर करते हैं कि हाँ जी आपका ऑयल लेंगे, जैसे लिबिया इराक में इंटरफेयर करा अमेरिका ने, है ना। आपका ऑयल हम लेंगे, आपके रिसोर्सेज ये लेंगे, वहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से उनकी कंपनीज खरीद लेते हैं, फिर बड़े बड़े अपने तरीके से चलाते हैं, काफी बार कंट्रीज लोन देते हैं फिर डक्ट में चले जाते हैं, है ना। तो ये अलग अलग चीजें आपको दिखती हैं, और कि बाकी कंट्रीज का आपको इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा दिखेगा। और कंपटीशन से हुआ क्या कि रियल फायदा इन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को जो होना था, हाँ फायदा हुआ, लेकिन जो रियल फायदा होना था इतना फायदा भी इन कंट्रीज को नहीं हुआ, तो इनकी इकोनॉमी इतनी भी अच्छी नहीं है, इसलिए आप कभी इनके नाम भी नहीं सुनते, है ना, क्योंकि इकोनॉमी कुछ खास कर नहीं रही इन कंट्रीज की। द रीजन इज नेक्स्ट टू रशिया, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड क्लोज टू वेस्ट एशिया। तो काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज की, तो सभी कंट्रीज अपना इन्वॉल्वमेंट, अपना हस्तक्षेप करते रहते हैं। इसके बाद क्या हुआ, 11 सितंबर 2001 की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब हमला हुआ था अमेरिका पे। आफ्टर 11 September 2001, the US wanted military bases in the region and paid the governments of all Central Asian states to hire bases and to allow airplanes to fly over their territory during the wars in Afghanistan and Iraq। तो अफगानिस्तान और इराक में आपको याद होगा कि जॉर्ज बुश ने अच्छी खासी लड़ाई लड़ी 2000 वाले डिकेड में, और ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं इस पे अपने एयर बेसिस वगैरह बना लिए। तो रशिया को वही कोल्ड वॉर का टाइम याद आ गया कि हाँ ये हमारे पास आके बैठ गया है, तो ये नए कन्फ्लिक्ट शुरू हुए। अमेरिका के पास पैसा है और इन कंट्रीज के पास पैसा नहीं है, तो अमेरिका ने पैसा देके इन कंट्रीज को खरीद लिया। काफी ये सेंट्रल एशिया की कंट्रीज अमेरिका के क्लोज भी आए। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। However, Russia perceived these states as its near abroad and believes that they should be under Russian influence। रशिया का मानना यही है कि हाँ यूएसएसआर तो ब्रेक हो गया, लेकिन उसका अभी भी मानना वही वाली फिलॉसफी है कोल्ड वॉर वाली, कि आसपास के जो इसके सारे कंट्रीज है, भले ही वो यूरोप में हो या एशिया में हो, वो सब उसके इन्फ्लुएंस में रहना चाहिए। भले ही वो उसके बिल्कुल पास ना रहे, लेकिन किसी और के पास भी ना जाए, ऐसा रशिया का मानना है। तो रशिया ने भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करा और कॉन्फ्लिक्ट रहे, तो रशिया और यूएसए के बीच में ये कंट्रीज आके फंस गए। China has interest here because of the oil resources and the Chinese have begun to settle around the borders and conduct trade। चाइना अपनी रेल लाइन बना रहा है, चाइना इन कंट्रीज में काफी इंटरफेयर कर रहा है
है ना। आप अगर मैप चेक करेंगे तो आप देखोगे कि चाइना का बॉर्डर भी पास में ही है। In Eastern Europe, Czechoslovakia split peacefully into two, with the Czechs and the Slovaks forming independent countries. तो अब आप देखोगे तो स्लोवाकिया एंड चेक रिपब्लिक करके एक कंट्री है। चेकोस्लोवाकिया काफी लोग मेरे से पूछते हैं कि मैप में दिख नहीं रहा, क्यों? इसलिए नहीं दिखता क्योंकि है ही नहीं मैप में, है ना। चेकोस्लोवाकिया नाम का कोई कंट्री है ही नहीं। ठीक है, तो दो कंट्रीज में बन गया चेक रिपब्लिक, स्लोवैक्स। अच्छे खासी कंट्री है। फुटबॉल मैच देखते हो तो आपको चेक रिपब्लिक भी दिखती होगी। But the most severe conflict took place in the Balkan republics of Yugoslovakia. तो यूगोस्लोवाकिया में काफी ज्यादा इशू है। बाल्कन रिपब्लिक्स, बाल्कन का मतलब क्या होता है? कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। After 1991, it broke apart with several provinces like Croatia, Slovenia and Bosnia and Herzegovina declaring independence. तो यूगोस्लोवाकिया जो है ये 1991 के बाद ब्रोक हो गया था। क्रोशिया, स्लोवेनिया, ये दो कंट्री हैं, और बॉस्निया एंड हर्जेगोविना एक कंट्री का नाम है, बॉस्निया एंड हर्जेगोविना। ठीक है, छोटे छोटे कंट्री है, क्रोशिया, स्लोवेनिया। ठीक है, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया अलग अलग कंट्रीज हैं। या काफी ज्यादा आपको ह्यूमन राइट्स के वॉलेशन दिखेंगे जो मैं अभी बता रहा था। एथनिक सर्ब्स अपोज दिस एंड अ मैसेकर ऑफ नॉन सर्ब बोस्नियंस फॉलोड। तो सर्बिया को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, है ना, और उन्होंने नॉन सर्ब बोस्नियंस को बहुत बुरी तरीके से मारा। हिटलर को तो, मतलब हिटलर वाली जो चीजें हैं वो तो बहुत ज्यादा नोन है हिस्ट्री में, लेकिन इस चीजें ना हिस्ट्री में ज्यादा नोन नहीं है, वरना तो बहुत ही गंदे तरीके से वॉर हुई बोस्निया में, है ना। पढ़ेंगे आप अगेन। बोस्नियंस के साथ जो हुआ बिल्कुल कोई कहने वाली बात ही नहीं। ठीक है, बहुत ही बुरा। द नाटो इंटरवेंशन एंड द बॉम्बिंग ऑफ यूगोस्लावानिया फॉलोड द इंटर एथनिक सिविल वॉर। नाटो का जो इंटरवेंशन हुआ यूगोस्लोवानिया में, स्लोवेनिया में, उसमें इंटर एथनिक वॉर, सिविल वॉर हुई, नाटो और इंटरवेंशन हो रहा है। तो आपको दिख रहा है कि इजी नहीं रहा है। ठीक है, हाँ अब सिचुएशन थोड़ी बेटर है, लेकिन अभी भी आप कुछ कंट्रीज में देखो, जॉर्जिया में इश्यूज चलते रहते हैं, आर्मेनिया, ये मैकेडोनिया, इन सब में भी इश्यूज चलते रहते हैं। सेंट्रल एशिया में भी कभी ना कभी कुछ चलता रहता है ना। यूक्रेन और रशिया तो आपको पता ही है। तो अभी भी सिचुएशन स्टेबल नहीं हुई है, बट चीजें काफी सुधरी हैं, स्पेशली यूरोप के कंट्रीज में। तो दैट्स ऑल। आई होप आपको ये चीजें पसंद आई। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल्स याद कर लेना तीन चार, वो आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू।